हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंसिया क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर को लेकर आए हैं और वह चैप्टर है, जानते हैं, वह चैप्टर है धातु और अधातु। केमिस्ट्री के इस शानदार चैप्टर को शानदार तरीके से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, धातु और अधातु हमारे आसपास विभिन्न रूपों में पाए जाते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में भी धातु और अधातु का इस्तेमाल करते हैं। बच्चों, धातु और अधातु एक महत्वपूर्ण चैप्टर है आपके लिए, क्योंकि इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और इस चैप्टर से ना सिर्फ आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछे जाते हैं, बल्कि इस चैप्टर से विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। बच्चों, हमारे घरों में, हमारे घर के बाहर हर जगह आप देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको धातु मिल जाएगा। बच्चों, धातु को हम विभिन्न तरीकों से, विभिन्न यंत्रों के रूप में, विभिन्न प्रकार के डिवाइसों के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। चाहे वो हमारे घर के किचन की बात हो, जितने भी बर्तन या यूटेंसिल्स आप देखते हैं वो भी धातु के बने होते हैं। हमारे पेन के निब से लेकर हमारे पैंट के जिब तक हर जगह मेटल्स ही आपको दिखलाई देता है। तो मेटल्स यानी धातु एक विशेष प्रकार का तत्व है। बच्चों, आपको याद रखना होगा कि धातु किसे कहते हैं। तो धातु की परिभाषा बिल्कुल सिंपल तरीके से हम बना सकते हैं, सिंपल तरीके से दे सकते हैं कि वैसे तत्व जो बहुत ज़्यादा चमकदार हो और ऊष्मा और विद्युत का सुचालक हो, उसे हम धातु कहते हैं। जी हाँ बच्चों, आप इसे सिंपल तरीके से याद कर सकते हैं कि धातु वैसे तत्व है जो बहुत ज़्यादा चमकदार हो, यानी उनमें बहुत ज़्यादा चमक हो, ऊष्मा और विद्युत का सुचालक हो। ऐसे तत्व को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे तत्व को हम लोग धातु कहते हैं। और इसके विपरीत आप बना लोगे परिभाषा, क्या बनाओगे अधातु के लिए? वैसे तत्व जिनमें चमक न हो और ऊष्मा और विद्युत के कुचालक हो, वैसे तत्व को हम क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं। तो बच्चों, धातु और अधातु को हम लोग सिंपल तरीके से इसकी परिभाषा को बना सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग धातु और अधातु के गुणों का अध्ययन करेंगे बच्चों, कि आखिर धातु और अधातु में कौन कौन से भौतिक गुण पाए जाते हैं। हालांकि आपने इसे 8th क्लास में भी स्टडी किया होगा कि धातु और अधातु में क्या अंतर है, धातु और अधातु के क्या क्या भौतिक गुण हैं। तो चलिए हम लोग इस क्लास 10th में भी धातु और अधातु को अच्छी तरह से जान ले, धातु और अधातु के भौतिक गुणों का अध्ययन करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हमारे पास जो तत्व हैं वो कुल कितने तत्व हैं। तो आवर्त सारणी के अनुसार, जो हमारा आधुनिक आवर्त सारणी है बच्चों, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अनुसार, यानी आवर्त सारणी के अनुसार कुल तत्वों की संख्या कितनी है? कुल तत्वों की संख्या आपको बतानी है। यह भी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार हमारे पास कुल कितने तत्व हैं। तो आप याद रखोगे 118, यानी 118। ठीक है, तो आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार कुल तत्वों की संख्या कितनी है? 118। ठीक है बच्चों, अब ये जो तत्व हमारे पास हैं, ये तत्व 3 वर्गों में विभाजित होते हैं बच्चों। जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्हें हम 3 वर्गों में विभाजित करते हैं। पहला जो वर्ग है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग धातु कहते हैं, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? इसे हम लोग इंग्लिश में मेटल्स कहते हैं।
दूसरा जो वर्ग है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं। दूसरा जो वर्ग है उसे क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं, और इसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन मेटल्स। ठीक है। और तीसरा जो वर्ग है बच्चों उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम उपधातु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग उपधातु कहते हैं। और इसका भी इंग्लिश टर्म है, उस टर्म को हम लोग जानेंगे, उसे हम लोग मेटेलॉइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मेटेलॉइड्स। तो उपधातु को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटेलॉइड्स, या इसी को हम लोग सेमी मेटल्स भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज सेमी मेटल्स। ठीक है बच्चों। तो ये उपधातु क्यों कहा गया, क्योंकि उपधातु में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, कुछ ऐसे तत्व हैं जो कभी धातु के गुण प्रदर्शित करते हैं और वह कभी अधातु के गुण प्रदर्शित करते हैं। तो इसे हम लोग बीच का ग्रुप मानते हैं, क्योंकि यह ऐसा तत्वों का समूह है जो मेटल्स का भी गुण प्रदर्शित करता है और समटाइम्स ये नॉन मेटल्स का भी गुण प्रदर्शित करता है। इसलिए इसे हम लोग उपधातु या सेमी मेटल्स भी कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग चर्चा करते हैं कि धातु और अधातु के भौतिक गुण क्या क्या हैं, इनके क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, इसको हम लोग देखेंगे और डिफरेंस के साथ हम लोग समझेंगे। तो इस वर्गीकरण को आपने समझ लिया होगा कि हमारे पास जितने भी तत्व हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, उसे हम 3 वर्गों में विभाजित करते हैं। पहला जो समूह है उसे हम धातु के नाम से जानते हैं, दूसरा जो समूह है उसे अधातु कहते हैं, और तीसरा जो समूह है, तीसरा जो ग्रुप है, उसे हम उपधातु कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग धातु और अधातु को अंतर के रूप में हम लोग स्टडी करेंगे और कंप्लीट हम लोग यहाँ जान लेंगे इस वीडियो में कि भौतिक गुण धातु और अधातु का क्या क्या होता है। तो चलिए बच्चों अब हम लोग धातु और अधातु में क्या अंतर है उसको समझते हैं। तो बच्चों अब हम लोग बात करेंगे धातु और अधातु में अंतर। तो पहला जो पैरामीटर है हमारा जो कि अंतर स्पष्ट करता है वो है अवस्था, जिसे हम लोग स्टेट भी कहते हैं। तो बच्चों धातु और अधातु की क्या अवस्था होती है उसकी चर्चा हम लोग यहाँ करेंगे। तो आप सभी जानते हो कि हमारे पास जो भी धातु है, हमारे घरों में या घरों से बाहर जो भी आप धातु देखते हैं, जितने भी आप इंस्ट्रूमेंट्स या डिवाइसेस देखते हैं, जितने भी आप यंत्र देखते हैं, उसमें कोई न कोई धातु लगा हुआ है बच्चों। तो ये धातु प्रायः ठोस होते हैं। कैसे होते हैं? ये धातु प्रायः ठोस होते हैं। तो हम लोग इसको लिखेंगे हम लोग लिखेंगे धातु कमरे के ताप पर, धातु कमरे के ताप पर प्रायः ठोस होते हैं। ठीक है। तो धातु कैसे होते हैं बच्चों? ये प्रायः ठोस होते हैं। रूम टेम्परेचर पे, कमरे के ताप पे ये प्रायः क्या होंगे? सॉलिड होंगे। ये प्रायः ठोस होते हैं। ठीक है। यानी मेटल्स आर जनरली सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। यानी जब हम धातु की बात करते हैं, इसके अवस्था की बात करते हैं, तो धातु कमरे के ताप पर प्रायः क्या होते हैं? ठोस होते हैं। ठीक है। तो अधातु कैसा होगा बच्चों? क्या अधातु भी ठोस होंगे? जी हाँ,
अधातु भी ठोस होते हैं, प्रायः अधातु भी ठोस होते हैं, लेकिन ठोस के अलावा अधातु भी प्रायः गैस होते हैं। यानी अधातु दो प्रकार की अवस्थाओं में प्रायः पाया जाता है, यह गैस के रूप में भी पाया जाता है और यह ठोस के रूप में भी पाया जाता है। तो अधिकांश अधातु जो है बच्चों वो गैस के रूप में पाया जाएगा, और कुछ ऐसे भी अधातु हैं जो भंगुर ठोस के रूप में पाए जाते हैं। यानी ऐसा ठोस जिसे हम थोड़ा सा प्रेशर लगाएंगे तो वो बिस्कुट की तरह बिखर जाता है, वो बिस्कुट की तरह टूट जाता है। यानी अधातु प्रायः गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं और कुछ अधातु प्रायः ठोस अवस्था में भी पाए जाते हैं। तो चलिए इस पॉइंट को हम लोग नोट करते हैं। अधातु प्रायः क्या होते हैं? अधातु प्रायः गैस के रूप में पाए जाते हैं, गैस के रूप में पाए जाते हैं, परंतु कुछ अधातुएं भंगुर ठोस होती हैं। भंगुर ठोस को हम लोग ब्रिटल सॉलिड कहते हैं। ऐसा ठोस जिसे थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करने पर वो टूट जाता है, वैसे ठोस को हम लोग भंगुर ठोस कहते हैं। परंतु कुछ अधातुएं भंगुर ठोस होती हैं। ठीक है, तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं बच्चों। धातु में हम लोग कुछ एग्जाम्पल लिख लें जो ज़्यादा हम लोग को देखने को मिलता है। तो हम लोग लिख लेते हैं सोना, उदाहरण लिख लेते हैं। उदाहरण यानी एग्जाम्पल क्या होगा बच्चों? सोना। सोना को क्या कहते हो? गोल्ड। और सोना का जो सिंबल है AU यानी ऑरम। उसी तरह से आप चांदी लिख सकते हो, चांदी जिसे हम सिल्वर कहते हैं, और इसका सिंबल क्या है? AG। ठीक है, आर्जेंटम। उसी तरह से आप बच्चों तांबा लिख सकते हो, तांबा यानी कॉपर, और कॉपर का सिंबल क्या है? Cu। उसी तरह से आप एल्युमिनियम लिख सकते हैं, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम भी एक चमकदार धातु है, ठोस की अवस्था में पाया जाता है, और इसका सिंबल क्या है? Al। ठीक है, तो ये सभी जो धातु है ये कमरे के ताप पर ठोस होती हैं, और अधातु भी प्रायः गैस के रूप में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ अधातुएं भंगुर ठोस होती हैं, भंगुर ठोस के रूप में पाई जाती हैं। तो चलिए हम लोग इसका भी कुछ एग्जाम्पल लिख लें जो कि गैसीय अवस्था में पाई जाती हैं। जैसे यहाँ कुछ उदाहरण हम लोग लिखते हैं। उदाहरण में हो जाएगा बच्चों ऑक्सीजन, जो कि O2 के रूप में पाया जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, है ना? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये कुछ गैसें हैं। क्लोरीन गैस, ये कुछ गैसें हैं जो कि अधातु कहलाती हैं, और इनका एग्जिस्टेंस जो है ये इसी फॉर्म में पाया जाता है। यानी ये अभी मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, O2 यानी ऑक्सीजन, जबकि इसका सिंबल क्या होता है? इसका सिंबल O होता है बच्चों, आपको पता है। नाइट्रोजन ये एग्जिस्ट करती है वातावरण में N2 के फॉर्म में, इसका सिंबल क्या होता है? N होता है। हाइड्रोजन जो कि एग्जिस्ट करती है H2 के फॉर्म में, और इनका सिंबल क्या होता है? H होता है। और क्लोरीन भी ये अधातु है, और ये एग्जिस्ट करता है Cl2 के रूप में, और इसका सिंबल क्या है? Cl। ठीक है, तो Cl यानी क्लोरीन, कैपिटल H यानी हाइड्रोजन, तो ये किस अवस्था में पाई जाती है?
ये गैसीय अवस्था में पाई जाती हैं। लेकिन कुछ ठोस अधातु भी हैं बच्चों, उसका एग्जाम्पल भी हम लोग लिख लें, जैसे कार्बन, ठीक है, सल्फर, फास्फोरस, है ना। तो सी से क्या हो गया, बल्कि हम यहाँ पे बच्चों आपको पूरा लिख दें, कुछ अधातुएं ठोस भी होती हैं, भंगुर ठोस, जैसे कार्बन। कार्बन का संकेत आपको पता है बच्चों, कार्बन को हम लोग सी से डिनोट करते हैं। उसी तरह से सल्फर, सल्फर को हम लोग किससे सूचित करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, एस से करते हैं। फास्फोरस, फास्फोरस, फास्फोरस को हम लोग किससे सूचित करते हैं, किससे इंडिकेट करते हैं, पी से। तो कुछ ऐसे अधातु हैं जो हमारे आसपास गैस के रूप में पाए जाते हैं, और कुछ ऐसे अधातु हैं जो किस रूप में पाए जाते हैं, ठोस के रूप में पाए जाते हैं। और ऐसा ठोस जो थोड़ा सा दाब पड़ने पर, थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करने पर वो बिखर जाते हैं, कई टुकड़ों में बट जाते हैं। जबकि हम लोग धातु को कितना भी प्रेशर लगाते हैं या हम उसे हथौड़े से मारते हैं तो वो टूटता नहीं है। तो ये धातुएं और अधातुएं इसी अवस्था में पाई जाती हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लेकिन बच्चों इसमें कुछ एक्सेप्शन है, इसका कुछ अपवाद है। वो क्या क्या अपवाद है उसको हम लोग समझेंगे, क्योंकि हम लोगों ने अभी लिखा है कि धातु प्रायः ठोस होती हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी धातु हैं जो क्या होते हैं, द्रव की अवस्था में पाए जाते हैं, जैसे मरकरी, मरकरी या पारा। मरकरी को हम लोग पारा भी कहते हैं, और इसका सिंबल क्या होता है, Hg होता है बच्चों। ये किस रूप में पाई जाती है, ये द्रव के रूप में पाई जाती है ना। ये द्रव के रूप में पाए जाते हैं। तो ये अपवाद हो गया। और अपवाद क्या होता है, हमेशा क्वेश्चन होता है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया ऑब्जेक्टिव के लिए, कि वह कौन सा धातु है जो द्रव के रूप में पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पारा या मरकरी, जिसे हम Hg से डिनोट करते हैं, Hg से सूचित करते हैं। तो बच्चों यहाँ ऐसा कौन सा एक्सेप्शन है अधातु में, तो हमने अधातु में स्पष्ट लिखा है कि अधातु प्रायः गैस होते हैं, और साथ साथ कुछ ऐसे अधातु हैं जो भंगुर ठोस होते हैं। तो यहाँ पे दो अवस्था को बिल्कुल क्लियर कट कह दिया गया है कि अधातु प्रायः गैस या ठोस होते हैं। तो कहीं न कहीं अपवाद में क्या होगा, द्रव होगा। तो कौन सा अपवाद है बच्चों, तो यहाँ पे जो एक्सेप्शन है उसे हम ब्रोमीन कहते हैं। उसका नाम क्या है, ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है हैलोजन परिवार का सदस्य है, और इसे हम लोग Br से डिनोट करते हैं। इसका जो सिंबल है वो सिंबल क्या है, Br। ये किस अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था में। द्रव की अवस्था में, द्रव की अवस्था में पाया जाने वाला अधातु पाया जाता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने जान लिया कि ब्रोमीन जो है द्रव की अवस्था में पाया जाता है। अब आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि वह कौन सा धातु और कौन सा अधातु है जो द्रव की अवस्था में पाया जाता है। तो आप इसका जवाब तुरंत दे दोगे बच्चों। वह धातु क्या है, मरकरी या पारा, जिसे हम Hg से सूचित करते हैं, जबकि अधातु को हम लोग ब्रोमीन या Br से सूचित करते हैं। तो ब्रोमीन हो गया अधातु और मरकरी या पारा हो गया धातु। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए।
बच्चों जो सेकेंड हम लोग का पैरामीटर है दोनों में डिफरेंस करने के लिए, वो पैरामीटर है चमक यानी लस्टर। तो बच्चों धातु और अधातु का एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है लस्टर। तो लस्टर को हम लोग चमक कहते हैं। तो बच्चों धातु में चमक पाई जाती है लेकिन अधातु में चमक नहीं पाई जाती है। तो आप याद रखोगे कि जितने भी धातु पाए जाते हैं, जितने भी मेटल्स पाए जाते हैं, उनमें कुछ विशेष प्रकार की धात्विक चमक होती है जिसे हम लोग मेटेलिक लस्टर कहते हैं, और अधातु में इस तरह की कोई चमक नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो चलिए इस पॉइंट को हम लोग नोट करते हैं। धातु में चमक पाई जाती है। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट है बच्चों कि धातु में चमक पाई जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, धात्विक चमक कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहेंगे, धात्विक चमक, जिसे हम लोग धात्विक चमक कहते हैं, मेटेलिक लस्टर कहते हैं। ठीक, तो अधातु में इस प्रकार की चमक नहीं होती है। अधातु में चमक जो है अनुपस्थित होती है। तो हम लोग यहाँ नोट कर लेंगे, अधातु में चमक, अधातु में चमक अनुपस्थित होती है, यानी अधातु में चमक नहीं पाई जाती है। अधातु में चमक नहीं पाई जाती है, यानी इसमें मेटेलिक, इसमें लस्टरस, इसमें लस्टर जो है एब्सेंट होता है, यानी नॉन मेटल्स में लस्टर नहीं होता है, नॉन मेटल्स में चमक नहीं होता है। ठीक है, जबकि धातु जो है हमेशा चमकते रहते हैं, इनमें गजब की शाइनिंग होती है, इनमें बहुत ज़्यादा शाइनिंग होती है बच्चों। इसी शाइनिंग के कारण ये बहुत ज़्यादा बिकती हैं, महंगी बिकती हैं, और इसके कुछ और भी प्रॉपर्टी हैं जिसके कारण इनका इम्पोर्टेंस हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि अधातु का इम्पोर्टेंस नहीं है हमारे जीवन में, अधातु का भी उतना ही इम्पोर्टेंट रोल है हमारे दैनिक जीवन में। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे मेटल्स हैं। बच्चों हम सभी जानते हैं कि धातु में चमक पाई जाती है। हम लोगों ने अभी इस पॉइंट को नोट कर लिया है, हम लोगों ने इस पॉइंट को स्टडी कर लिया है कि धातु में विशेष प्रकार की चमक होती है, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे उस धातु की चमक भी मध्यम पड़ने लगती है। यानी हम ये कहें बच्चों कि धातुएं अपनी चमक धीरे धीरे मध्यम करती हैं, यानी धीरे धीरे उनकी चमक जो है लुप्त हो जाती है। कैसे लुप्त हो जाती है, यानी उस पर कोई विशेष प्रकार का परत जम जाता है जिसके कारण उनकी चमक गायब हो जाती हैं और हमें काली रंग की दिखलाई पड़ती हैं। कभी कुछ धातुएं हरे रंग की दिखलाई पड़ती हैं, कुछ धातुएं लाल भूरे रंग की भी दिखलाई पड़ती हैं बच्चों। जी हाँ, आपको पता है बच्चों, चांदी जो है धीरे धीरे काली पड़ जाती है ना। तो चांदी धीरे धीरे काली पड़ जाती है, तांबे में हरे रंग की भी परत पड़ जाती है और वो भी धीरे धीरे मध्यम दिखाई देता है। और हमारा जो लोहा है, जो हम लोग फ्रेश आयरन खरीदते हैं मार्केट से, अगर वो भी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे मध्यम हो जाएगा, उसकी चमक धीरे धीरे खो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर भी एक विशेष प्रकार का परत जम जाता है जिसके कारण उसकी चमक धीरे धीरे कम होने लगती है। यानी कहीं न कहीं हम बात करें तो धातुएं जो हैं चमकदार होती हैं, लेकिन ये वायु के संपर्क में आने पर कहीं न कहीं इनमें विशेष प्रकार की परतें भी जम जाती हैं। तो चलिए उस पॉइंट को भी हम लोग नोट कर लेते हैं कि चांदी की रंग काली क्यों पड़ती है। ठीक है,
तो पहला पॉइंट हम लोग लिखते हैं, चांदी का जो सिंबल है बच्चों उसको हम लोग Ag लिखते हैं। Ag का मतलब क्या हो गया? चांदी। तो चांदी का रंग धीरे धीरे कैसा हो जाता है? धीरे धीरे काला पड़ने लगता है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, चांदी के ऊपर एक विशेष प्रकार की परत जम जाती है, जिसे सिल्वर सल्फाइड कहते हैं, इसका फॉर्मूला होता है AgS। ठीक है बच्चों, चांदी के ऊपर एक विशेष प्रकार की परत जम जाती है जिसे हम सिल्वर सल्फाइड AgS कहते हैं। इसकी उपस्थिति के कारण चांदी काली पड़ती है, चांदी काली दिखलाई पड़ती है। ये क्वेश्चंस पूछ सकता है बच्चों एग्जामिनेशन में, काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि चांदी काली क्यों दिखलाई पड़ती है कुछ दिनों के बाद। ठीक है, तो आपका जवाब यही होगा कि चांदी के ऊपर विशेष प्रकार की परत जमती है जिसे हम सिल्वर सल्फाइड कहते हैं, और इसकी उपस्थिति के कारण चांदी ब्लैक दिखलाई पड़ती है। बच्चों आपको पता है ना कि चांदी जब हवा में उपस्थित सल्फर से अभिक्रिया करती है तो वह सल्फर सल्फाइड बनाती है, और सल्फर सल्फाइड के परत जम जाने के कारण वह हमें काली दिखलाई पड़ती है। ठीक है, उसी तरह से बच्चों हमारे पास जो तांबा है, तांबा को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉपर बोलते हैं ना। तो तांबा का सिंबल क्या हुआ? Cu, कॉपर। ठीक है, तो ये हमें हरी दिखलाई पड़ती है। ठीक है, तो यहां लिख देंगे हरे रंग की क्षारीय। बच्चों तांबे पे हरे रंग की क्षारीय कॉपर कार्बोनेट की परत जम जाती है। ठीक है, तो हरे रंग के क्षारीय कॉपर कार्बोनेट की परत जमती है, इसलिए हमें तांबा हरे रंग का दिखलाई पड़ता है। अगर आपके घर में कोई तांबे का बर्तन हो या कोई तांबे का कोई ऐसा डिवाइस हो तो आप देखेंगे कि कुछ दिनों के बाद ये धीरे धीरे उसमें हरापन आ जाता है, हरे रंग की परत आपको कहीं ना कहीं दिख जाती है। इसका मतलब कि तांबे के ऊपर भी परत जमती है, क्योंकि तांबा वायु के संपर्क में आता है और वहाँ हरे रंग का क्षारीय कॉपर कार्बोनेट की परत जम जाती है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे तांबा में हरे रंग की क्षारीय, ठीक है, कॉपर कार्बोनेट, उसको हम क्या कहेंगे बच्चों? कॉपर कार्बोनेट। कॉपर कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट, इसका फॉर्मूला लिख लेंगे बच्चों। इसका फॉर्मूला क्या होगा? CuCO3 डॉट CuOH का होल ट्वाइस। ठीक है, तो कॉपर कार्बोनेट की परत जम जाती है, हरे रंग की क्षारीय कॉपर कार्बोनेट की परत जम जाती है। इसीलिए तांबे का रंग जो है कुछ दिनों के बाद हरा दिखलाई पड़ता है।
तो याद रखोगे कि तांबा के ऊपर जो हरा रंग का परत है, हरे रंग का जो लेयर है, वह कौन सा लेयर है? तो उसे हम क्षारीय कॉपर कार्बोनेट यानी CuCO3 डॉट CuOH का होल ट्वाइस, तो इसे हम क्षार कहते हैं, कॉपर हाइड्रोक्साइड। तो कॉपर हाइड्रोक्साइड इसके साथ जुड़ा है, इसलिए इसे क्षारीय कहते हैं। और कौन सा साल्ट है? कॉपर कार्बोनेट है। कॉपर कार्बोनेट का क्षारीय लेयर, क्षारीय परत इस पे जम जाती है, जिसके कारण कॉपर हरे रंग का दिखलाई पड़ता है। तो बच्चों आप इसको नोट कर लीजिए। हाँ, एक और लोहा, आप लोहा भी जानते हो ना बच्चों, लोहा के ऊपर भी हम लोग लाल भूरे रंग की परत देखते हैं। अगर आप मार्केट से लोहे की कील खरीदते हैं और वह कील कुछ दिनों के लिए छत पे रख दें, बाहर रख दें, तो आप देखते हैं ना बारिश के दिनों में भी लोहे की कील के ऊपर लाल भूरे रंग की परत जम जाती है। वह परत क्या कहलाती है बच्चों? उस परत को हम लोग जंग या रस्ट कहते हैं। तो लोहे के ऊपर भी आयरन ऑक्साइड की परत जम जाती है, जिसे हम लोग जंग का नाम कहते हैं, जिसे हम जंग या रस्ट के नाम से जानते हैं। तो लिख लीजिए, लाल लाल भूरे रंग की परत, परत का नाम क्या है? आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड। ठीक है, तो आयरन ऑक्साइड की परत जम जाती है। उसी आयरन ऑक्साइड के कारण ये हमें लाल या भूरा दिखलाई पड़ता है। उसका फॉर्मूला क्या है बच्चों? इसका फॉर्मूला है Fe2O3 डॉट XH2O। तो याद रखोगे, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम जंग या इसे हम रस्ट कहते हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब बच्चों अगर हम बात करें अधातु की, तो अधातु में किसी प्रकार की चमक नहीं होती है। लेकिन बच्चों यहाँ एक एक्सेप्शन है, यहाँ पे एक अपवाद है, और वह अपवाद क्या है बच्चों? अधातु में एक अपवाद है जिसमें चमक पाई जाती है। उस तत्व का नाम क्या है मालूम है? उस तत्व का नाम है आयोडीन। आयोडीन में विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, जिसे हम आई से सूचित करते हैं। ठीक है, आयोडीन में विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। तो आप इसको नोट कर लें। बच्चों अब हम लोग बात करेंगे तीसरा पैरामीटर, जिसे हम लोग कठोरता के नाम से जानते हैं, और कठोरता को हम लोग हार्डनेस कहते हैं। जी हाँ बच्चों, कठोरता धातु में भी पाई जाती है और अधातु में कठोरता नहीं पाई जाती है। यानी हम ये कह सकते हैं बच्चों कि धातुएं प्रायः कठोर होते हैं, यानी मेटल्स आर जनरली हार्ड इन नेचर। ठीक है, यानी धातुएं स्वभाव में प्रायः क्या होती हैं? बहुत ज़्यादा हार्ड या कठोर होती हैं, जबकि अधातु काफ़ी नरम और मुलायम होते हैं, ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम लोग नोट करेंगे कि धातुएं प्रायः कैसी होती हैं? कठोर होती हैं। आपने लोहा देखा ही होगा, कितना कठोर होता है, कितना हार्ड होता है, वो जल्दी आसानी से मुड़ता नहीं है। तो धातुएं क्या होती हैं? कठोर होती हैं। तो इस पॉइंट को हम लोग नोट करेंगे बच्चों कि धातुएं क्या होती हैं? प्रायः कठोर होती हैं। धातुएं प्रायः क्या होती हैं? धातुएं प्रायः कठोर होती हैं। ठीक है, धातुएं प्रायः क्या होती हैं? कठोर होती हैं। और अधातु में हम लोग क्या लिख देंगे? अधातु प्रायः नरम होते हैं। अधातु प्रायः नरम होते हैं, यानी सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, तो दोनों पॉइंट क्लियर है कि धातुएं क्या होती हैं? प्रायः कठोर होती हैं, जनरली हार्ड होती हैं, जबकि अधातुएं प्रायः
नरम यानी सॉफ्ट होती हैं। बच्चों यहाँ भी कुछ एक्सेप्शन है, आपको यहाँ भी कुछ आपको अपवाद जानना होगा। तो एक्सेप्शन क्या हो सकता है? ऐसे कौन से धातु हैं जो क्या होते हैं, जो कठोर नहीं होते? वैसे कौन से धातु हैं जो कठोर नहीं होते? तो बच्चों याद रखिएगा, कुछ ऐसे भी धातु हैं जिन्हें हम चाकू से काट सकते हैं। तो कौन कौन से वैसे धातु हैं? तो लिथियम है ना, लिथियम जिसकी बैटरी आती है मोबाइल में, लैपटॉप में, तो लिथियम। दूसरा क्या हो गया बच्चों? सोडियम। और तीसरा क्या है? पोटेशियम। तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ऐसे धातु हैं, ऐसे मेटल हैं जिन्हें हम चाकू से काट सकते हैं। पनीर की तरह चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, चाकू से काटा जा सकता है। तो इसको आप याद रखोगे कि वैसे कौन से धातु हैं जिन्हें हम नाइफ से, जिन्हें हम चाकू से काट सकते हैं। तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, तो इसका सिंबल आपको याद हो गया होगा, लिथियम। लिथियम को हम लोग Li लिखते हैं, है ना, सोडियम Na और पोटेशियम K। तो आप सिंबल भी याद कर लीजिएगा, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, और अधातु प्रायः नरम होते हैं, लेकिन यहाँ भी कुछ एक्सेप्शन है बच्चों, यहाँ भी कुछ अपवाद है। क्या अपवाद है उसको हम लोग देखेंगे। तो कार्बन के कुछ अपरूप हैं। कार्बन भी एक महत्वपूर्ण अधातु है, और उसका जो अपरूप है, जिसे हम डायमंड या हीरा कहते हैं बच्चों, हीरा, जिसे हम लोग डायमंड भी कहते हैं। तो हीरा सबसे ज़्यादा कठोर पदार्थ है बच्चों, है ना, याद रखिएगा। हीरा क्या है? कार्बन का अपरूप है। कार्बन का अपरूप, कार्बन का अपरूप है। यह सबसे कठोरतम पदार्थ है, सबसे कठोरतम पदार्थ। तो इसको आप नोट कर लीजिए बच्चों। अब हम लोग चौथे पॉइंट को देखेंगे। चौथा जो पैरामीटर है उसे हम कहते हैं क्वथनांक और द्रवणांक। तो बच्चों क्वथनांक और द्रवणांक को हम लोग इंग्लिश में बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट भी कहते हैं। यानी क्वथनांक वह निश्चित तापक्रम है जिस पर कोई ठोस पदार्थ उबलने लगता है। ठीक है, तो इस परिभाषा को याद कर लीजिएगा। जो बच्चे क्वथनांक नहीं जानते हैं कि क्वथनांक वह निश्चित तापक्रम है जिस पर कोई पदार्थ उबलने लगता है, उस निश्चित तापक्रम को हम लोग क्या बोलते हैं? उस पदार्थ का क्वथनांक कहते हैं। और द्रवणांक क्या है? द्रवणांक वह निश्चित तापक्रम है जिस पर कोई पदार्थ पिघलने लगता है, और उस तापमान को उस पदार्थ का द्रवणांक कहते हैं। तो बच्चों हर एक धातु का जो द्रवणांक है, हर एक धातु का जो क्वथनांक है, वो अलग अलग होता है, क्योंकि सभी धातुएं एक समान ये गुण प्रदर्शित नहीं करती हैं। ठीक है, क्योंकि धातुओं में अलग अलग स्वभाव होता है, धातुओं के अलग अलग गुण पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे धातु के द्रवणांक और क्वथनांक एक समान होंगे। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा कि सभी धातुओं का जो बॉइलिंग पॉइंट है और मेल्टिंग पॉइंट है, जिसे हम क्वथनांक और द्रवणांक कहते हैं, ये एक समान नहीं होते हैं। लेकिन धातुओं में ये क्वथनांक और द्रवणांक बहुत ज़्यादा होते हैं बच्चों। तो याद रखोगे कि धातुओं में क्वथनांक और द्रवणांक क्या होंगे? काफ़ी उच्च होते हैं, जबकि अधातु में क्वथनांक और द्रवणांक बहुत निम्न होते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम लोग नोट करते हैं।
धातुओं के क्वथनांक एवं द्रवणांक धातुओं के क्वथनांक एवं द्रव्यणांक सामान्यतः उच्च होते हैं। सामान्यतः क्या होते हैं बच्चों? सामान्यतः उच्च होते हैं, यानी इनका जो क्वथनांक और द्रव्यणांक है वो काफ़ी हाई होता है। और इधर हम लोग क्या लिख देंगे? अधातु का क्वथनांक और द्रव्यणांक निम्न होता है, यानी काफ़ी लोअर होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ नोट करेंगे अधातु के क्वथनांक एवं द्रव्यणांक निम्न होते हैं। निम्न यानी लोअर होते हैं। ठीक है, तो धातु का क्वथनांक और द्रव्यणांक उच्च होता है, जबकि अधातु का क्वथनांक और द्रव्यणांक निम्न होता है, काफ़ी कम होता है। ठीक, लेकिन यहाँ भी बच्चों कुछ एक्सेप्शन है ना? यहाँ भी कुछ एक्सेप्शन दिए गए हैं जिसे आपको जानना जरूरी है। कुछ ऐसे भी मेटल्स हैं, कुछ ऐसे भी धातु हैं जिनका क्वथनांक और द्रव्यणांक क्या होता है? बहुत कम होता है, जबकि धातु में हमेशा हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट धातु में बहुत हाई होता है, लेकिन कुछ अपवाद हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? काफ़ी कम होगा। तो वो कौन कौन से अपवाद हैं, तो उसको आप नोट कर लीजिए। सोडियम, पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम बच्चों ऐसे धातु हैं जिनका जो क्वथनांक और द्रव्यणांक है कम होते हैं, है ना? यहाँ लिख दे रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी कम होते हैं, काफ़ी कम होते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों कि कुछ ऐसे भी धातु हैं जिन्हें हम अपनी हथेली पे लेते हैं तो वो पिघल जाते हैं। तो आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव के रूप में, या विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछता है कि वैसे धातु का नाम बताएं जिन्हें हम हथेली पे लेते हैं तो वो पिघलना शुरू कर देते हैं। तो बच्चों आपको नाम इसका याद है? तो जी हाँ, आप इसका नाम याद कर सकते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सीजियम और गैलियम। तो नोट कर लेते हैं हम लोग, सीजियम और गैलियम। सीजियम और गैलियम को हथेली पर लेने पर, हथेली पर रखने पर पिघलने लगते हैं। ये इसका इतना कम मेल्टिंग पॉइंट होता है बच्चों कि ये हाथ पे लेने पे ही, हथेली में पाम में लेने पर ही यह पिघलने लगते हैं। ठीक है, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही निम्न होता है, बहुत ही कम होता है। और कुछ ऐसे अधातु भी हैं बच्चों जिनका क्वथनांक और द्रव्यणांक क्या होता है? हाई होता है। तो वो कौन सा अधातु है बताइए? तो बच्चों कुछ ऐसे भी अधातु हैं जिनके क्वथनांक और द्रव्यणांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। तो ये क्या हो गया?
इस गुण का, इस प्रॉपर्टी का अपवाद हो गया ना, क्योंकि हम जानते हैं कि अधातु का क्वथनांक और द्रव्यमान क्या होता है, काफ़ी निम्न होता है। तो कुछ ऐसे भी अधातु हैं जिनका क्वथनांक और द्रव्यमान क्या होता है, उच्च होता है, जैसे हीरा है ना, ग्रेफाइट, हीरा, ग्रेफाइट, सिलिकॉन और बोरान, सिलिकॉन और बोरान, जिसे हम लोग बोरॉन भी कहते हैं। ये हीरा और ग्रेफाइट क्या है बच्चों, ये कार्बन के अपरूप हैं, कार्बन के एलोट्रॉप हैं, याद रखोगे, कार्बन के अपरूप, ठीक। और ये सिलिकॉन और बोरान क्या है, ये भी नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। तो अधातु प्रायः क्या होते हैं, अधातु के प्रायः क्वथनांक और द्रव्यमानक क्या होंगे, निम्न होंगे, काफ़ी कम होते हैं, काफ़ी लोअर होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी नॉन मेटल्स हैं, कुछ ऐसे भी अधातु हैं जिनके क्वथनांक और द्रव्यमानक काफ़ी उच्च होते हैं, जस्ट लाइक मेटल्स। तो हीरा और ग्रेफाइट, हीरा सबसे कठोरतम पदार्थ है बच्चों, आपको पता ही है, और ग्रेफाइट एक ऐसा कार्बन का अपरूप है जो कि हम लोग अपने डेली लाइफ में प्रतिदिन इस्तेमाल करते हैं पेंसिल के लेड के रूप में। पेंसिल के अंदर जो लीड होता है, उस लीड को हम लोग कहते हैं ग्रेफाइट, जिसे हम लोग पेपर पे लिखते हैं, ठीक है, जिसे बच्चे इस्तेमाल करते हैं पेंसिल का, बहुत ज़्यादा बच्चे पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं। तो हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के अपरूप हैं, और सिलिकॉन और बोरान भी ये अधातु में आते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए बच्चों। अगला जो हमारा पैरामीटर है वो है विद्युत चालकता, जिसे हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी कहते हैं। तो बच्चों, धातु और अधातु में विद्युत चालकता के आधार पर भी हम इन दोनों को काफ़ी हद तक हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यानी विद्युत चालकता के आधार पर अगर मैं ये कहूँ बच्चों, तो धातु विद्युत के सुचालक होते हैं, जबकि अधातु विद्युत के कुचालक होते हैं, ठीक है बच्चों। तो जितने भी मेटल्स हैं, अधिकांश मेटल जो है वो विद्युत के सुचालक होते हैं, यानी मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो मेटल्स विद्युत के अच्छे सुचालक हैं, अच्छे चालक हैं, परंतु अधातु जो है वो विद्युत के अच्छे चालक नहीं होते हैं, यानी नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि अधातु विद्युत के कुचालक होते हैं, यानी अधातु विद्युत के अच्छे चालक नहीं माने जाते हैं। तो इस पॉइंट को हम लोग नोट कर लेते हैं बच्चों, और हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से मेटल कितने अच्छे कंडक्टर हैं, कितने अच्छे सुचालक हैं, ठीक है। तो एग्जामिनेशन में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के रूप में, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है कि सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन है इलेक्ट्रिसिटी का। तो इस डिफरेंशिएशन से, इस अंतर से हम लोग आंसर जान जाएंगे। तो चलिए हम लोग इस पॉइंट को नोट करते हैं कि धातु विद्युत के सुचालक होते हैं, जबकि अधातु विद्युत के कुचालक होते हैं। धातु विद्युत के अच्छे सुचालक हैं, ठीक है। तो धातु क्या होते हैं, विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं, यानी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो विद्युत के अच्छे सुचालक कौन होते हैं, तो धातु होते हैं। तो इसको याद कर लीजिएगा कि धातु विद्युत के सुचालक होते हैं, ठीक है। जबकि अधातु क्या होते हैं बच्चों, अधातु विद्युत के
कुचालक होते हैं। विद्युत के क्या हो जाएंगे? विद्युत के कुचालक होते हैं। तो हम लोग इस पॉइंट को लिख लेंगे, अधातु विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक है, तो धातु विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं, जबकि अधातु विद्युत के कुचालक होते हैं। तो बच्चों यहाँ भी कुछ एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन जो है आपका एक क्वेश्चन बन जाता है। याद रखिएगा, कहीं भी एक्सेप्शन होता है, कहीं भी अपवाद होता है, तो वह आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाता है। तो यहाँ भी हम लोग देखेंगे कि कुछ ऐसे धातु हैं जो विद्युत को सही ढंग से चालन नहीं करते हैं, यानी कुछ ऐसे भी धातु हैं जो विद्युत के कुचालक होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं। तो वो कौन कौन से धातु हैं जो विद्युत के चालन में भूमिका नहीं निभाते हैं, यानी वो अच्छे चालक नहीं होते हैं? तो यहाँ पे हम लोग अपवाद लिख लेंगे बच्चों, एक्सेप्शन। अपवाद में क्या होगा? तो अपवाद में हो जाएगा बच्चों लेड। ठीक है, लेड जिसे हम लोग पीबी से डिनोट करते हैं। दूसरा हो जाएगा बिस्मथ, है ना, लेड, बिस्मथ और मरकरी। ठीक है, मरकरी जिसे आप पारा के नाम से जानते हो। तो बच्चों लेड, बिस्मथ और मरकरी ये तीनों ऐसे धातु हैं जो विद्युत के अच्छे चालक नहीं माने जाते। ठीक है, यानी आप कह सकते हो कि दीज मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी ये ऐसे धातु हैं जो विद्युत के अच्छे चालक नहीं माने जाते हैं। तो हम लोग इससे क्या कहते हैं? ये कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं। तो बच्चों सबसे अच्छे चालक कौन है? हमारे पास जितने भी मेटल्स हैं आसपास, उन सब मेटल्स में, उन सभी धातुओं में सबसे अच्छे चालक किसे कहते हैं? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए कि हमारे आसपास जितने भी मेटल्स हैं, उन सभी मेटल्स में से, उन सभी धातुओं में से सबसे अच्छे विद्युत के सुचालक किसे कहा जाता है? तो बच्चों इसका आंसर है कि सबसे अच्छे विद्युत के चालक सबसे अच्छे विद्युत के चालक या विद्युत के सुचालक किसे कहते हैं हम लोग? तो इसमें सबसे अच्छा होता है बच्चों सिल्वर। सिल्वर का मतलब चांदी। याद रखोगे, सिल्वर यानी चांदी, है ना। चांदी जो है सबसे बेस्ट कंडक्टर है विद्युत का, सबसे बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। दूसरा होता है सिल्वर के बाद यानी चांदी के बाद, उसको हम लोग बच्चों बोलते हैं तांबा। तांबा यानी कॉपर, आप इसका सिंबल जानते ही हैं। तो हम लोग तांबा लिखते हैं, जिसे हम कॉपर भी कहते हैं। कॉपर के बाद जो सबसे बेस्ट सुचालक है बच्चों, उसे हम लोग सोना यानी गोल्ड कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ सिल्वर का सिंबल भी लिख सकते हैं Ag, तांबा का लिख सकते हैं कॉपर Cu, सोना का लिख सकते हैं Au। सोना के बाद ये जान लीजिए, ये घटते क्रम में है बच्चों। ये जो विद्युत के सुचालक हैं, ये घटते क्रम में है, घटते क्रम में, घटते क्रम में है। तो घटते क्रम में है, इसका मतलब सबसे बढ़िया सुचालक कौन है? चांदी है। इस चांदी के बाद सबसे बढ़िया सुचालक
सुचालक कौन है? तांबा है। तांबा के बाद सोना है। सोना के बाद क्या है? एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम के बाद टंगस्टन है। तो याद रखिएगा, सबसे अच्छे विद्युत के सुचालक में जो पहला स्थान रखता है वो है सिल्वर यानी चांदी, जिसे हम Ag से सूचित करते हैं। सिल्वर के बाद सेकेंड नंबर पे जो स्थान रखता है उसे हम तांबा यानी कॉपर कहते हैं। सिल्वर के बाद ये सेकेंड है, यानी ये घटते क्रम में है। विद्युत का चालन करने वाले धातुओं की ये श्रेणी है, ये लिस्ट है, उसमें सबसे बेस्ट सिल्वर है। सिल्वर से कम विद्युत के सुचालक, मतलब ये भी गुड है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन सिल्वर की अपेक्षा ये कम है। ठीक है, तो ये घटते क्रम में है, इसको हम लोग नोट कर लेते हैं। पहला जो है सिल्वर है सबसे बेस्ट, उसके बाद जो आता है तांबा, तांबा के बाद सोना, सोना के बाद होता है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। तो ये जो विद्युत का चालकता है, विद्युत का चालन है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, घटते क्रम में है। तो एल्युमिनियम का हम लोग संकेत जानते हैं Al, और इसके बाद जो अगला जो धातु है उसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? उसे हम लोग बोलते हैं टंगस्टन। टंगस्टन, टंगस्टन को हम लोग W से सूचित करते हैं। ठीक है, तो ये एक लिस्ट हम लोगों ने बना लिया, और लिस्ट के अनुसार हम लोग जान गए कि सबसे अच्छे विद्युत के सुचालक कौन हैं। तो सबसे अच्छे विद्युत के सुचालक चांदी होते हैं, यानी सिल्वर होता है। सिल्वर के बाद तांबा होता है, तांबा के बाद सोना होता है, उसके बाद एल्युमिनियम, और सबसे लास्ट में है टंगस्टन। यानी ये जो आपको श्रेणी बनाई गई है ये घटते क्रम में है। तो बच्चों सिल्वर जो है इतना महंगा धातु है, इसलिए हम लोग इसका तार नहीं बना सकते, है ना। सिल्वर इतना महंगा धातु है कि इसका जो इलेक्ट्रिकल वायर है या विद्युत का जो तार है सिल्वर का नहीं बनता है ना। इसलिए व्यावसायिक रूप से सिल्वर का तार बनाना काफ़ी महंगा होता है आर्थिक रूप से, इसलिए सिल्वर का जो है विद्युत तार नहीं बनता है। दूसरा है तांबा। तो तांबा सिल्वर की अपेक्षा काफ़ी सस्ता है, इसलिए तांबा का तार हम अक्सर देखते हैं घरों में। जो भी हम लोग के घरों में विद्युत का तार का इस्तेमाल होता है वायरिंग में, तो हम लोग तांबे का इस्तेमाल करते हैं, कॉपर वायर का इस्तेमाल करते हैं। तो कॉपर जो है सिल्वर की अपेक्षा, चांदी की अपेक्षा काफ़ी सस्ता है और सुलभ है, इसलिए तांबे का इस्तेमाल जो है हम अपने घरों में वायरिंग के रूप में, विद्युत तार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। सोना भी एक अच्छा कंडक्टर है बच्चों, लेकिन ये काफ़ी महंगा है, इसलिए इसका इस्तेमाल हम लोग नहीं कर पाते। सोना भी विद्युत का अच्छा चालक है बच्चों, लेकिन ये काफ़ी महंगा धातु है, इसलिए इसका व्यावसायिक रूप से कोई विद्युत का तार नहीं बनाया जाता है। एल्युमिनियम का विद्युत का तार हम लोग को मिलता है कॉइल के रूप में, या घरों में जो यूज होता है वहाँ भी हम लोग एल्युमिनियम के तार का यूज करते हैं, विद्युत तार के रूप में, इलेक्ट्रिकल वायर के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। और छठा पोजीशन पे जो धातु है वो है टंगस्टन। तो टंगस्टन का इस्तेमाल वायर बनाने में होता है। आपने देखा होगा बल्ब, तो बल्ब में जो फिलामेंट होता है बच्चों वो क्या होता है? टंगस्टन का होता है। तो टंगस्टन भी एक अच्छा चालक है, इसलिए ये धातु जो है विद्युत के सुचालक होते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक कौन है, तो आप जवाब देंगे चांदी। चांदी के बाद कौन है? तो घटते क्रम में है, चांदी के बाद तांबा, तांबा के बाद क्या है? सोना, सोना के बाद एल्युमिनियम, और एल्युमिनियम के बाद टंगस्टन। ठीक है, तो ये हम लोग देख लिए। अब इधर हम लोगों ने लिख लिया है कि ये विद्युत के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं।
लेकिन बच्चों यहाँ भी कुछ अपवाद है। कुछ ऐसे अधातु हैं जो विद्युत के क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। तो अपवाद में क्या है बच्चों, ग्रेफाइट। आपने ग्रेफाइट का नाम सुना होगा। ग्रेफाइट जो है वो क्या है, विद्युत का सुचालक है। तो ग्रेफाइट क्या है, कार्बन का अपरूप है। ग्रेफाइट को आप जानते हो कि ग्रेफाइट क्या है, कार्बन का अपरूप है, कार्बन का एलोट्रॉफ है। तो यह कार्बन का अपरूप है और ये क्या करता है, विद्युत का चालन करता है, इसलिए हम लोग इसे विद्युत का सुचालक कहते हैं। तो ये एक अपवाद हो गया, इसलिए इसको याद रखिएगा कि वह कौन सी अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है, कार्बन का ऐसा अपरूप है जो विद्युत का चालन करता है, यानी विद्युत का अच्छा सुचालक माना जाता है। ठीक है, तो हम लोगों ने पहला पॉइंट को स्टडी कर लिया है कि धातु विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं, जबकि अधातु विद्युत के कुचालक होते हैं। और आपके सामने लिस्ट दे दी गई है कि सबसे अच्छे चालक कौन है। तो जितना ऊपर जो होगा, जैसे जैसे ऊपर अगर आप बढ़ते जाएंगे तो विद्युत का चालन उतना ही बढ़िया करेगा, लेकिन जैसे जैसे आप घटते जाएंगे विद्युत की चालकता धीरे धीरे घटती जाएगी। तो सबसे अच्छे जो विद्युत के सुचालक धातु माने जाते हैं, सिल्वर और तांबा। ये दो कम से कम याद रखिएगा ऊपर से, सिल्वर यानी चांदी और चांदी के बाद कॉपर यानी तांबा। ये दोनों विद्युत के सबसे अच्छे सुचालक माने जाते हैं। ठीक है बच्चों, लोहा और मरकरी जो है वह विद्युत के सुचालक अच्छे नहीं माने जाते हैं, क्योंकि लोहा जो है, आयरन जो है, वह विद्युत के प्रवाह को रोकने का काम करता है, इसलिए वो प्रतिरोध उत्पन्न करता है। ठीक है, तो लोहा भी बहुत अच्छा चालक नहीं है। हालांकि उससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है बच्चों, लेकिन व्यावसायिक रूप से उसका इस्तेमाल विद्युत तार बनाने में नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट कौन सा है, अगला पॉइंट हम लोग स्टडी करेंगे ऊष्मा चालकता। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए बच्चों। अगला जो पैरामीटर है हमारा अंतर का, तो वो है ऊष्मा चालकता यानी थर्मल कंडक्टिविटी, जो कि 6 नंबर पे है, हम लोगों ने इसे लिखा है ऊष्मा चालकता। तो बच्चों धातु जो होते हैं वो विद्युत के सुचालक तो होते ही हैं, लेकिन साथ साथ ये ऊष्मा के भी सुचालक होते हैं, यानी ये हीट को आसानी से कंडक्ट करते हैं, जबकि अधातु ऊष्मा के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी हम लोग नोट करते हैं कि धातु ऊष्मा के अच्छे सुचालक होते हैं, जबकि अधातु ऊष्मा के सुचालक नहीं होते हैं, यानी ऊष्मा के कुचालक होते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को नोट करते हैं। धातु ऊष्मा के सुचालक होते हैं। ठीक है, तो ये आप जानते हो कि धातु क्या होते हैं, धातु ऊष्मा के सुचालक होते हैं। ठीक है बच्चों, तो धातु ऊष्मा के सुचालक होते हैं। तो ऊष्मा के सुचालक में सबसे अच्छे सुचालक कौन है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ फिर से चांदी, है ना, चांदी जिसे हम सिल्वर के नाम से जानते हैं। सिल्वर जो है ये ऊष्मा के चालक होते हैं। ठीक है, तो चांदी के बाद हम लोग लिखेंगे तांबा यानी कॉपर। कॉपर भी धातु के अच्छे सुचालक होते हैं। ठीक है, तो धातु ऊष्मा के चालक होते हैं। बच्चों एक बात याद रखिएगा कि सारे मेटल्स एक जैसे गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं। कुछ उसमें से खास मेटल्स जो हैं, खास धातु जो हैं, वो
ज़्यादा गुण प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ चांदी और तांबा यानी सिल्वर और कॉपर जो है ऐसे मेटल्स हैं, ऐसे धातु हैं जो ऊष्मा का चालन अच्छी तरीके से करते हैं। यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि सिल्वर एंड कॉपर आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, तो चांदी, तांबा, और आप इसे एल्युमिनियम भी लिख सकते हो। एल्यूमिनियम भी क्या है, ये ऊष्मा का सुचालक है। तो एल्युमिनियम को हम लोग Al से सूचित करते हैं बच्चों। तो ये तीनों क्या है, अच्छे सुचालक हैं किसके, ऊष्मा के, हीट के। ठीक है, तो थर्मल कंडक्टिविटी या ऊष्मा चालकता के अंतर्गत हम लोगों ने जान लिया कि धातु ऊष्मा के सुचालक तो होते हैं, लेकिन उन सभी धातुओं में से जो सबसे अच्छे ऊष्मा के सुचालक हैं वो क्या है, चांदी, तांबा और एल्युमिनियम। बच्चों इसका एक्सेप्शन क्या है, इसका अपवाद क्या है, वो भी आप याद रखेंगे। तो अपवाद को भी आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ अपवाद क्या होगा बच्चों, यहाँ अपवाद होगा क्या, मरकरी। मरकरी जिसे हम लोग Hg के नाम से जानते हैं, जिसे हम पारा कहते हैं। उसी तरह से अगला क्या है बच्चों, उसी तरह से अगला हो जाएगा लेड यानी शीशा। ठीक है, तो लेड को हम लोग Pb से सूचित करते हैं। तो बच्चों धातु ऊष्मा के सुचालक होते हैं, और इसमें से जो अच्छे मेटल्स हैं, अच्छे धातु हैं जो ऊष्मा के अच्छे चालन करते हैं, वो है चांदी, तांबा यानी कॉपर, एल्युमिनियम। ठीक है, जिसे हम Al से सूचित करते हैं। और इसका अपवाद क्या है बच्चों, अपवाद ये है कि मरकरी और लेड जो है हीट को उतना अच्छा से चालन नहीं कर पाते हैं, इसलिए ये अपवाद में लिखे जाते हैं। ये आप कह सकते हैं कि ये ऊष्मा के कुचालक होते हैं, यानी ये ऊष्मा को एक जगह से दूसरी जगह चालन नहीं कर पाते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी को ये शो नहीं कर पाते हैं। तो बच्चों अधातु में भी हम लोग नोट करेंगे कि अधातु ऊष्मा के कुचालक होते हैं। ब्लैक कहाँ गया, तो हम लोग इसमें लिखेंगे अधातु ऊष्मा के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। अधातु ऊष्मा के कुचालक होते हैं। ठीक है, तो आपको पता है ना कि अधिकांश अधातु क्या होते हैं, गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। तो अधिकांश अधातु गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, और कुछ अधातु जो है वो ठोस की अवस्था में होते हैं। तो जो ठोस की अवस्था में होते हैं बच्चों, वो भी ऊष्मीय चालकता को बढ़िया से प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं। ऊष्मीय चालकता को वो अच्छी तरह से प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं। जैसे सल्फर और फास्फोरस, सल्फर और फास्फोरस जो है बच्चों, ये भी ऊष्मा के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। सल्फर और फास्फोरस भी क्या होते हैं, ऊष्मा के कुचालक होते हैं। इनसे ऊष्मा का चालन नहीं होता है। तो ऊष्मा के कुचालक सल्फर और फास्फोरस भी कहलाते हैं। और गैसों से तो ऊष्मा का चालन नहीं होता है। तो याद कर लीजिएगा, अधातु ऊष्मा के कुचालक होते हैं, जबकि धातु ऊष्मा के सुचालक होते हैं। और जो सबसे बेस्ट ऊष्मीय चालकता शो करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, वो है चांदी, तांबा, एल्युमिनियम। और अपवाद क्या हो गया बच्चों, मरकरी और लेड। तो याद रखिएगा, इसे नोट कर लीजिए। बच्चों अगला जो पैरामीटर है अंतर का, वो है 7th पॉइंट, जिसे हम आघात वर्धनीयता कहते हैं, और इसे इंग्लिश में मैलिएबिलिटी कहते हैं। तो बच्चों धातु जो होते हैं वो आघात वर्धनीय होते हैं, यानी मेटल्स आर
मैलिएबल इन नेचर, यानी धातु स्वभाव में कैसे होते हैं, आघात वर्धनीयता शो करते हैं, आघात वर्धनीयता प्रदर्शित करते हैं। बच्चों धातु को हम लोग हथौड़े से पीटकर पतला चादर बना सकते हैं, यानी जब किसी भी धातु को आप हथौड़े से पीटते हो तो पीटने के बाद वह चपटा हो जाता है, वह पत्थर के समान हो जाता है। तो इस गुण को हम लोग क्या बोलते हैं, आघात वर्धनीयता। जैसे आपने जरूर देखा होगा एल्युमिनियम फॉयल, जिसमें हम लोग खाना को क्या करते हैं, पैक करते हैं, यानी जो भी फूड मटेरियल है उसको हम लोग एल्युमिनियम के फॉयल में पैक करते हैं और उसे होम डिलीवरी में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो ट्रेन वगैरह में भी आप खाते होंगे बच्चों, तो आप देखते होंगे कि जो पेंट्री कार से भोजन मिलता है वो एल्युमिनियम के फॉयल में पैक होता है। तो आघात वर्धनीयता एक ऐसा गुण है जो धातु प्रदर्शित करता है, और धातु को जब हथौड़े से पीटा जाता है तो वह पतला चादर, चपटे चादर के रूप में बदल जाता है। तो हम लोग इस पॉइंट को नोट कर लें कि धातु आघात वर्धनीय होते हैं, धातु आघात वर्धनीय होते हैं, यानी मेटल्स मैलिएबल होते हैं। ठीक है, धातु आघात वर्धनीय होते हैं या धातु आघात वर्धनीयता प्रदर्शित करते हैं। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि धातु आघात वर्धनीयता प्रदर्शित करते हैं, यानी धातु आघात वर्धनीय होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, धातुओं को हथौड़े से पीटकर, धातुओं को हथौड़े से पीटकर पतला चादर या पत्थर बनाया जा सकता है। तो इस पॉइंट को आप नोट कर लिए कि धातु आघात वर्धनीय होते हैं, धातुओं को हथौड़े से पीटकर पतला चादर या पत्थर बनाया जा सकता है। बच्चों हम लोगों ने जान लिया कि धातु आघात वर्धनीय होते हैं, धातुओं को हथौड़े से पीटकर पतला चादर या पत्थर बनाया जा सकता है। तो क्या सोडियम और पोटेशियम को भी हम लोग पीटकर चादर बना सकते हैं? क्योंकि आपने स्टडी किया है, आपने पढ़ा है कि सोडियम और पोटेशियम जो हैं इतने सॉफ्ट मेटल्स हैं कि वो चाकू से काटे जा सकते हैं। तो क्या हम उन्हें पीटकर चादर बना सकते हैं? जरा सोचिएगा कि क्या उसका सही आंसर होगा। क्या सोडियम और पोटेशियम आघात वर्धनीयता प्रदर्शित करते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है बच्चों, तो हम लोग अधातु की बात करें तो अधातु आघात वर्धनीयता प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे अधातु आघात वर्धनीयता प्रदर्शित नहीं करते हैं, आघात वर्धनीयता प्रदर्शित नहीं करते हैं। ठीक है, यानी अधातु जो हैं वो आघात वर्धनीय नहीं होते हैं, अधातु आघात वर्धनीयता प्रदर्शित नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। बच्चों अगला जो प्रॉपर्टी है, अगला जो गुण है, वो हमारा जो पैरामीटर है उसे हम तन्यता कहते हैं। तो ये 8वां पॉइंट है हमारे धातु और अधातु में अंतर का। तो बच्चों धातु तन्यता प्रदर्शित करते हैं, यानी मेटल्स शो डक्टिलिटी, यानी धातु क्या प्रदर्शित करते हैं?
तन्यता प्रदर्शित करते हैं, यानी धातु तन्य होते हैं। बच्चों, तन्य का मतलब क्या हुआ कि धातु को हम लोग खींच करके पतला तार बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन अधातु को हम लोग पतला तार नहीं बना सकते, क्योंकि अधातु जो होते हैं काफ़ी भंगुर होते हैं। उन्हें हम हथौड़े से पीट कर चादर भी नहीं बना सकते, क्योंकि वह तुरंत टूट जाएंगे, और उन्हें खींचकर हम तार भी नहीं बना सकते। तो धातु क्या करते हैं, धातु आघात वर्धनीयता भी प्रदर्शित करते हैं, और इसके साथ साथ यह तन्यता भी प्रदर्शित करते हैं, यानी धातु को हम लोग खींचकर लंबा तार बना सकते हैं। तो इस पॉइंट को हम लोग नोट कर लें। धातु तन्यता प्रदर्शित करते हैं, धातु तन्यता प्रदर्शित करते हैं, यानी धातु क्या होते हैं बच्चों, धातु तन्य होते हैं। धातु तन्य होते हैं यानी धातु क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं, ठीक है। धातु क्या होते हैं, तन्य होते हैं। तो इस पॉइंट को हम लोगों ने नोट कर लिया कि धातु तन्यता प्रदर्शित करते हैं, अर्थात धातु तन्य या डक्टाइल होते हैं। बच्चों याद रखिएगा कि 1 ग्राम सोना को हम लोग जब खींचेंगे तो 2 किलोमीटर का लंबा तार बन सकता है। 2 किलोमीटर का लंबा तार बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि वह कौन सी धातु है जिसको खींचने पर 2 किलोमीटर का लंबा तार बनाया जा सकता है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, गोल्ड यानी सोना। याद रखिएगा सोना का सिंबल क्या है, AU है। तो 1 ग्राम सोना को खींच करके 2 किलोमीटर का लंबा तार बनाया जा सकता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है आपके ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। और उसी तरह से बच्चों एक और धातु है जिसे हम लोग टंगस्टन के नाम से जानते हैं, है ना। टंगस्टन, जो कि आपने देखा होगा बल्ब के फिलामेंट में इसका उपयोग होता है। और बल्ब का जो फिलामेंट होता है बच्चों, जो पीले वाला बल्ब है, जो साधारण बल्ब है, उस बल्ब में जो टंगस्टन स्प्रिंग की तरह होता है वह फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। तो आप सोच लो कि कितना पतला महीन स्प्रिंग जैसा होता है बल्ब में, और वो इतना बारीक होता है बच्चों कि उसको खींच करके पतला तार बनाया हुआ है। तो टंगस्टन भी तन्यता प्रदर्शित करता है, सोना भी तन्यता प्रदर्शित करता है, और भी धातुएं अल्युमिनियम, तांबा, चांदी, ये सभी तन्यता प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। लेकिन जो सबसे बेस्ट जो तन्यता प्रदर्शित करने वाला धातु है वो कौन सा धातु है, सोना है। तो इसे याद रखिएगा, टंगस्टन का उपयोग विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किया जाता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना है। विद्युत बल्ब के फिलामेंट में उपयोग होता है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा आप लोग। ये कंपटीशन में भी पूछता है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बना होता है, तो उसका आंसर है टंगस्टन। टंगस्टन भी तन्यता प्रदर्शित करता है, इसीलिए बल्ब में स्प्रिंग के रूप में, तार के रूप में उसका उपयोग होता है। तो बच्चों धातु में हम लोगों ने तो जान लिया कि धातु तन्यता प्रदर्शित करते हैं, धातु तन्य होते हैं। 1 ग्राम सोना से हम लोग 2 किलोमीटर का लंबा तार बना सकते हैं। और टंगस्टन भी एक महत्वपूर्ण धातु है जिसका उपयोग विद्युत बल्ब के फिलामेंट के लिए किया जाता है। तो अधातु क्या तन्यता प्रदर्शित करते हैं, तो जी नहीं, अधातु तन्यता प्रदर्शित नहीं करते हैं, ये तन्य नहीं होते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम लोग लिख लें। अधातु
अधातु तन्यता प्रदर्शित नहीं करते हैं। अधातु तन्यता प्रदर्शित नहीं करते हैं, यानी नॉन मेटल्स जो होते हैं वो तन्य नहीं होते हैं। तो इस पॉइंट को आप जल्दी से नोट कर लीजिए। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोगों ने धातु और अधातु के भौतिक गुणों का अध्ययन किया है, यानी मेटल्स और नॉन मेटल के बीच जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसका हम लोगों ने स्टडी किया है। अगले वीडियो में हम लोग धातु और अधातु के रासायनिक गुणों का अध्ययन। तो बच्चों, वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। और वैसे बच्चे जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, उन्हें वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।